आज हम गॉस के प्रमेय के हेल्प से यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कई बार ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम यानी गॉस के प्रमेय के उपयोग में आता है। गॉस के प्रमेय का उपयोग, इसके उपयोग से कहाँ कहाँ सवाल बनता है वो कल के वीडियो में हम सब कुछ बताए थे कि किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस के प्रमेय के हेल्प से उपयोग मतलब गॉस के एप्लीकेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। ये इसी को एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेज थ्योरम कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेज थ्योरम। देखिए एक बात, इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला सवाल जो हम बताते हैं वो किसी आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जो कि गॉस के थ्योरम का उपयोग करते हुए हम लोग करेंगे। मतलब कई बार ऐसे ही पूछेगा, गॉस के प्रमेय के उपयोग से आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इसी को अंग्रेजी में देखेंगे तो बोलेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर। यानी कोई चार्ज्ड स्फीयर है, उसके आउटसाइड किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किसके हेल्प से, तो गॉस के थ्योरम के हेल्प से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे चार्ज्ड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे विद द हेल्प ऑफ द गॉसेज थ्योरम। तो हम एक मानते हैं कि ये कोई चार्ज्ड स्फीयर है जिसका सेंटर O, इसका सेंटर क्या O, इसका जो रेडियस है इस चार्ज स्फीयर का, इसका रेडियस हम कैपिटल R मानते हैं। जहाँ कहीं भी स्फीयर यानी गोला मानेंगे तो उस गोले का जो त्रिज्या होगा कैपिटल R मानेंगे, उसका केंद्र O मानेंगे और इस पे उपस्थित चार्ज जो है ये स्मॉल q हम मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से पूरे स्फीयर पे होगा। अच्छा एक बात हम बता दें, जब किसी स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे यानी आवेशित गोले के बाहर किसी पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो ये स्फीयर किस टाइप का है, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, यानी चालक है कि कुचालक है, या ये स्फीयर होलो है या सॉलिड है, यानी खोखला है कि ठोस है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। स्फीयर के सरफेस पे भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे यानी गोले के जब पृष्ठ पर भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं तो उस समय इसके कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का कोई लफड़ा हम नहीं पालते, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। यानी सॉलिड है या होलो है इससे भी हमको कोई मतलब यहाँ नहीं रहेगा, यानी ठोस गोला है कि खोखला गोला है इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। कब कब, जबकि किसी गोले के बाहर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है कि बाहर के कैलकुलेशन के लिए उसमें हमको कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी गोला हो, कोई भी आवेशित गोला हो, चाहे ठोस गोला हो कि खोखला गोला हो, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो, यानी आवेशित ठोस गोला हो या आवेशित खोखला गोला हो, उसके बाहर और पृष्ठ पर जब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम सारे में कैलकुलेशन एक जैसा करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि ये एक गोला है, इस गोले पे उपस्थित आवेश Q है और इसकी त्रिज्या R है और इसका सेंटर O, जिसको लिखना होगा लिख भी लेंगे। तो अंग्रेजी में बोलें तो एक चार्ज्ड स्फीयर है जिस पर चार्ज जो है ये Q है और इसका रेडियस जो है ये R है और इसका सेंटर जो है O। इसके बाहर कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये आवेशित गोले के बाहर एक कोई पॉइंट है जिस पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अच्छा देखो वो भी किसके हेल्प से निकालना, तो गॉस के थ्योरम के हेल्प से, यानी गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए हमको निकालना। तो कैसे निकालेंगे,
तो क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो उस पॉइंट को स्फीयर के सेंटर से मिलाते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब स्फीयर यानी गोले का जो केंद्र है और जिस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग कुछ मान लेते हैं त्रिज्या r, और इसको मान करके हम चारों तरफ गोल घेरा लगा लेते हैं। तो चलो लगाते हैं। अच्छा देखो, कोई कहेगा ये गोल घेरा आपने क्यों लगाया। देखो, हमको इस पॉइंट P पे क्या निकालना था, ये चार्ज्ड स्फीयर था। इस चार्ज्ड स्फीयर यानी आवेशित गोले के बाहर कोई एक पॉइंट था जिस पॉइंट पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो इस पॉइंट पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम गॉस के थ्योरम के हेल्प से निकालेंगे। तो इसको तो क्लोज करना पड़ेगा, चूँकि गॉस का थ्योरम क्लोज लूप में ही अप्लाई होता है। अगर ये क्लोज लूप ना हो तो ये गॉस का थ्योरम हम लोग डायरेक्ट अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या किए कि स्फीयर यानी गोले के केंद्र से बिंदु P को मिलाए, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी, इस दूरी को हमने स्मॉल r माना और इसको त्रिज्या मान के चारों तरफ गोल घेरा लगा दिए। चारों तरफ क्लोज करने के लिए यानी गॉस के प्रमेय को लगाने के लिए ये हमने क्लोज लूप खींचा है यानी गोल घेरा लगाया। तो इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। कोई पूछेगा ये गॉसियन पृष्ठ क्यों कहा, क्योंकि गॉस के प्रमेय को लगाने के लिए हमने ये क्लोज लूप खींचा है इस r त्रिज्या का। तो इसको हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहेंगे, यानी अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हम इसको क्यों कहते हैं, चूँकि गॉस के थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमने ये क्लोज लूप बनाया। तो चलो ठीक है, गॉस के थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमने बना लिया। अच्छा देखो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज में बताए थे, यानी विद्युत बल रेखा का जो गुण था उस गुण में हम बताए थे कि आवेशित गोले से जो विद्युत बल रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है ये रेडियस के डायरेक्शन में निकलता है। तो चलो यहाँ रेडियस के डायरेक्शन में निकलेगा, यानी रेडियस यही है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर स्मॉल एलिमेंट का एरिया लेंगे तो इस एलिमेंट का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये भी रेडियस के डायरेक्शन में होगा। क्योंकि एरिया का अपना डायरेक्शन होता नहीं, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन होता। तो यहाँ नॉर्मल रेडियस का ही काम करेगा, यानी रेडियस ही नॉर्मल का काम करेगा। तो यहाँ एरिया वेक्टर भी रेडियस के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी रेडियस के डायरेक्शन में, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा का भी दिशा त्रिज्या की दिशा में और क्षेत्रफल का भी दिशा त्रिज्या की दिशा में। तो देखो, हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वी नो डेट, यानी हिंदी में लिखेंगे तो हम जानते हैं। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, तो देखो ये डी फाई इक्वल टू, चूँकि ये एक छोटे से एलिमेंट का यानी स्मॉल एलिमेंट एक छोटे से अंश का एरिया हमने डी ए माना है, तो फ्लक्स भी डी फाई होगा। चूँकि ये टोटल स्फीयर का जो फ्लक्स है अभी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो डी फाई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या, तो थीटा यही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो देखो यहाँ दोनों रेडियस के डायरेक्शन में दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो डी फाई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता कितना, 1। तो अगली मर्तबा डी फाई इक्वल टू सीधा ई इंटू डी ए लिखेंगे। अब इसी को लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर समाकलित करने पर। हिंदी में लिख ले जिन लोगों को लिखना हो, दोनों ओर समाकलित करने पर। अच्छा, ये देखो स्मॉल एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा ऐसा एलिमेंट जितना होगा सारे एलिमेंट का फ्लक्स ऐड हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट का फ्लक्स ऐड हो जाएगा, मतलब इस टोटल स्फीयर का फ्लक्स आ जाएगा। तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन एक तरीके का जोड़ी होता है। ये एलिमेंट्री एरिया जितना भी होगा, जितना भी छोटे छोटे एलिमेंट का एरिया होगा, सारे एलिमेंट्री एरिया का इंटीग्रेशन होगा। तो ये पॉइंट साइज का था, तो मान लो 0 से स्टार्ट हुआ होगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना रहा होगा, तो इस गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया होगा 4 पाई स्क्वायर, चूँकि ये भी एक स्फीयर है, ये भी चारों तरफ से क्लोज लूप बनाए हम, तो इसका टोटल एरिया कितना रहा देखेंगे। तो हम लोग इसका जो इंटीग्रेशन कर रहे थे,
ई कांस्टेंट टर्म था तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए, और लोअर लिमिट को नीचे लिखेंगे चूँकि जीरो मात्र के एरिया से स्टार्ट हुआ था। ऐसा ऐसा ढेर एलिमेंट्री एरिया ऐड करेंगे तो टोटल स्फेयर का एरिया आएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो फा आ गया, ई को बाहर, एक जगह अपर लिमिट तो 4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस फिर से एक जगह लोअर लिमिट तो 0। ये फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये वी नो डैट करके चले दिए। अच्छा देखो, हमको इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना था इस आवेशित गोले के कारण इस बाहरी बिंदु पी पर, यानी इस चार्ज्ड स्फीयर के कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो एक बार फ्लक्स तो आ गया, चलो इसको इक्वेशन 1 के हम पुट कर लिए। अब इसको मिटा करके पुनः हम गॉस के थ्योरम से आते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना था जो अभी तक आया नहीं, हम टोटल फ्लक्स निकाल चुके हैं। तो पुनः लिखेंगे फ्रॉम गॉसेज थ्योरम, गॉसेज थ्योरम। तो देखो ये गॉसेज थ्योरम से अगर आते हो, यानी गॉस के प्रमेय से अगर आते हो तो क्या होगा, गॉस के प्रमेय से। अच्छा देखो यहाँ थोड़ा सा कर्सिव टाइप का हम लिख दिए, तो ये तुम लोग थोड़ा सा लिख सकते हो गॉसेज थ्योरम। तो गॉस के प्रमेय से अगर लिखना चाहे तो क्या आएगा, तो गॉस का थ्योरम कहता था किसी भी क्लोज लूप से जो लिंक्ड फ्लक्स है, ये फ्लक्स इस क्लोज लूप के अंदर का जो टोटल चार्ज है, इस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। तो चलो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इसको इक्वेशन 2 में मान लेते हैं। देखो ये भी फाई, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 और 2 से अगर देखोगे, 1 और 2 से, तो एक बार इंग्लिश में लिख दिए, एक बार हिंदी में लिख दिए, तुम लोग कोई एक लैंग्वेज लिखना। तो 1 और 2 से अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज वगैरह करके लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया किस पॉइंट पे, तो आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, यानी आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अच्छा एक बात यहाँ और ध्यान देंगे, यहाँ जो आर है वो ग्रेटर देन आर है, यानी ये आर जो है बाहरी बिंदु और स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, और ये कैपिटल आर क्या था, सरफेस का, यानी स्फेरिकल बॉडी का रेडियस, यानी गोलीय वस्तु का ये क्या था, त्रिज्या था। इसी को कोई कहेगा वेक्टर फॉर्म में अगर लिखो तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको इक्वेट किया जा सकता है। देखो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, चूँकि यहाँ त्रिज्या के दिशा में निकलता है ना, तो ई वेक्टर लिखोगे तो यहाँ भी वेक्टर का साइन देना पड़ेगा। तब देखो हम लोग क्या करते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, चूँकि ये यहाँ नॉर्मली, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन में लिखिएगा तो एन कैप लिख दो, या नहीं तो चूँकि यहाँ नॉर्मल का डायरेक्शन और रेडियस का डायरेक्शन सेम है तो एन कैप का यूनिट वेक्टर लगा दो, नहीं तो आर कैप लगा दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर का यूनिट वेक्टर से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर यूनिट वेक्टर ऑफ आर लिख देने का मतलब कि रेडियस के डायरेक्शन में निकलेगा, यानी रेडियली निकलेगा, यानी तो नॉर्मली निकलेगा, यानी नॉर्मल भी तो रेडियस के डायरेक्शन में यहाँ है। फिर चूँकि किसी एक पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होता है, यानी नॉर्मल यानी लंबवत निकलेगा, तो जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा यहाँ वो एक्चुअल में रेडियस का ही डायरेक्शन है। तो चलो वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख दिए। ये किस पॉइंट पे आया, तो बाहर किसी पॉइंट पे आया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ डिस्टेंस किस पाथ पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। कब, जबकि आवेशित गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, यानी चार्ज स्फीयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये स्फीयर का जो चार्ज होता है वो तो फिक्स होता है। चलो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पूछा तो इतना ही होगा वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अगर किसी चार्ज्ड स्फीयर के सरफेस पर, यानी आवेशित गोले के पृष्ठ पर अगर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने दे दो तो क्या करेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा गॉसेज थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो बदल जाएगा।
देखो इस बार जो हम कौन सा क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, तो किसी आवेशित गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। यानी किसी चार्ज्ड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, किसके हेल्प से, तो गॉसेज थ्योरम के हेल्प से। तो हम मानते हैं फिर से कोई एक आवेशित गोला है, यानी एक चार्ज्ड स्फीयर है और इसका सेंटर O और इसका जो रेडियस है ये कैपिटल R है। रेडियस कितना, कैपिटल R है और इस पे टोटल चार्ज जो है ये Q। देखो पहली बार जो निकाले थे बाहर के किसी एक पॉइंट पे, यानी आउटसाइड द स्फीयर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, लेकिन अब आउटसाइड द स्फीयर नहीं जाना, इस सरफेस के ही किसी एक पृष्ठ पे, जैसे मान लो ये एक पॉइंट लेते हैं, इसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ देगा कितना होगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे, तो एलिमेंट्री एरिया लेंगे तो ये DA वेक्टर होगा जो नॉर्मल के डायरेक्शन में जाएगा। आपको पता है कि ये नॉर्मल रेडियस के डायरेक्शन में यहाँ निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो रेडियस के डायरेक्शन में निकलेगा। तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और इस आवेशित गोले की त्रिज्या कितना, कैपिटल R, आवेश का परिमाण कितना, तो Q, यानी इसका सेंटर क्या है, तो O, गोले का सेंटर O, यानी किसी चार्ज्ड स्फीयर का जो रेडियस है वो R है, कैपिटल R, इसका जो सेंटर है ये O है और इस स्फीयर पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो Q है। इसके सरफेस पे जो कोई एक पॉइंट P लिए हैं, जिस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट का एलिमेंट्री एरिया लिए जो DA वेक्टर रेडियस के डायरेक्शन में निकला और किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियस के डायरेक्शन में होता है। देखो जिस किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट को क्लोज करके हम पहले गॉसियन सरफेस खींचेंगे, क्योंकि बिना गॉसियन सरफेस, देखो जैसे कोई मान लो गेंद हो और गेंद जो है पोलोथीन में पैक हो, जस्ट पैक, तो चूँकि हमको करना क्या होता है कि गॉस के थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्लोज लूप चाहिए और ये स्फीयर जब तक किसी क्लोज लूप के अंदर नहीं आएगा तो हम लोग गॉसेस थ्योरम लगाएंगे नहीं। तो देखो हम क्या किए, कुछ नहीं, जस्ट ये चार्ज्ड स्फीयर है यानी आवेशित गोला है, इसके जस्ट सटा हुआ हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा। जैसे सोचो कि गेंद किसी पॉलीथीन के में पैकिंग किया हुआ, जस्ट उसके ऊपर लेयर चढ़ा हुआ है, तो ये जो जस्ट सरफेस के बाहर जो एक डॉटेड पाथ से हम दिखाए हैं क्लोज लूप, ये एक्चुअल में गॉसियन पृष्ठ है। मतलब ये गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया होगा जस्ट इक्वल टू द मतलब एरिया ऑफ द स्फीयर होगा। स्फीयर का जो एरिया होगा वही एरिया किसका होगा, गॉसियन सरफेस का होगा, यानी गॉसियन पृष्ठ का होगा। क्यों, क्योंकि उसी को जस्ट क्लोज करता हुआ हम क्या खींचे हैं, पृष्ठ खींचे हैं जस्ट क्लोज करने के लिए, ताकि हम गॉस के थ्योरम को अप्लाई कर सकें। तो चलो पुनः वी नो डैट अगर करेंगे तो वी नो डैट कितना आएगा, यानी हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं, तो वही डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ भी देख लो थीटा जीरो ही होगा, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल जीरो रहा होगा। चूँकि पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होता है, तो ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू होता कितना, तो 1, तो डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों ओर समाकलित करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन और ये ई डी ए। तो अच्छा डी ए कितना, इस बार जो लिमिट आएगा जीरो से तो स्टार्ट होगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना, तो 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। चूँकि ये जो गॉसियन पृष्ठ का जो एरिया है इस बार, यानी गॉसियन सरफेस का जो एरिया है जस्ट सरफेस के ये स्फेरिकल सरफेस के एरिया के बराबर होगा। तो स्फेयर यानी गोले का जो क्षेत्रफल है, गोले के क्षेत्रफल के बराबर गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो जीरो से कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर।
चूँकि टोटल ऐसा एलिमेंट्री एरिया को जो ऐड करेंगे तो एलिमेंट्री एरिया को ऐड करने के बाद गोले का एरिया आ जाएगा। तो d5 ये ई बाहर, dA का इंटीग्रेशन सीधा a बचेगा। अपर लिमिट को ऊपर लिखो, लोअर लिमिट को नीचे लिखो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एक जगह अपर लिमिट, तो 4πr² माइनस 0, एक जगह अपर लिमिट और फिर एक जगह 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये ई इक्वल टू कितना आएगा 5 इक्वल टू, तो 5 इक्वल टू जो आएगा ई इंटू 4πr²। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप हमने निकाल लिया। तो हमको फ्लक्स तो निकालना नहीं था, गॉस के थ्योरम के हेल्प से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो पुनः अब हम गॉस के प्रमेय से आते हैं, गॉसेज थ्योरम से आते हैं। देखो गॉस के प्रमेय से अगर हम आए, गॉस के प्रमेय से यानी फ्रॉम गॉसेज थ्योरम, तो गॉसेज थ्योरम से क्या आएंगे, तो वो एक लाइन में कहता था जो किसी भी क्लोज लूप से जो फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज लूप जो होता है, इस इनक्लोजिंग सरफेस का जो चार्ज है, इस चार्ज का 1/ε0 होता। मतलब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश आएगा, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 और 2 अगर करोगे, 1 और 2, तो 5 दोनों 5 ही है, तो 1 और 2, तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ε0। इन सबको मिटा के अगर सॉल्व करें, ई इक्वल टू आएगा 1/4πr² इंटू ε0। अच्छा क्यू उधर मल्टीप्लाई में ही रहेगा, तो क्यू डिवाइडेड बाई इतना। इसी को सही से रीअरेंज करके लिखेंगे, तो 4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई r²। देखो कैपिटल आर का स्क्वायर, तो यहाँ कैपिटल आर का वैल्यू जस्ट मतलब गोले के पृष्ठ, गोले के जो त्रिज्या है, गोले के त्रिज्या के बराबर है, तो इतना होगा। इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय r² इंटू एन कैप लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ नॉर्मल का डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन में है, तो हम लोग आर कैप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो इस तरीके से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, चूँकि ये पूरा का पूरा चार्ज अगर मान लो पृष्ठ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये आउटर सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए कर सकते हैं। चूँकि चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते थे। क्यू इक्वल टू सिग्मा ए लिख सकते थे, तब जाके जैसे इसको सिग्मा ए लिखोगे तो देखो इसको डिफरेंट फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो कैसे, तो 4πr² था, देख लो यहाँ से क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r²। अच्छा देखो ये वेक्टर फॉर्म में इतना लिख दिया ना, अब वेक्टर फॉर्म में लिख दिए तो इतना लिख के छोड़ दो। अब हम इसको मिटा करके पुनः इसको दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। देखो ऐसे, देखो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ भी है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्यू डिवाइडेड बाय 4πr² इंटू ε0 था। तो देखो क्यू को हम लोग सिग्मा ए लिख सकते हैं, यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी का जैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो सिग्मा इंटू ए, तो 4πr²। अच्छा एक बात और बताओ, ये सरफेस एरिया जो है ये होगा कितना, तो 4πr², यानी आउटर सरफेस के एरिया के बराबर। तो सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाय 4πr² इंटू ε0, तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बाय ε0। ये सिर्फ आउटर सरफेस के लिए ये होगा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ भी सिग्मा बाय ε0 इंटू एन कैप, यानी नॉर्मल वेक्टर का यूनिट, नॉर्मल के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी लंब का जो इकाई सदिश होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो चूँकि यहाँ चार्ज जो होता है सरफेस पे ही बिछा होता है, तो इसीलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म पे भी लिख दिए। तो इस फॉर्म को मतलब इस फॉर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता। तो आज भर हम इतने छोड़ते हैं इसको। और भी अच्छा एक बात और, पिछले सवाल को सरफेस चार्ज डेंसिटी के मतलब पिछले इक्वेशन को क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ कभी भी लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा तो याद रखना, चूँकि यहाँ जो चार्ज होता है वो चार्ज कहाँ था, वो चार्ज स्फीयर पे था, लेकिन हम लोग जो गॉसियन सरफेस लिए थे वो बाहर लिए थे, आउटसाइड
द स्फेयर लिए थे, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा, तो पिछले केस में नहीं लिखेंगे। तो आज भर हम इतने छोड़ते हैं। अब अगले दिन बताएंगे कि किसी भी स्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। हम बता दें कि किसी भी स्फेयर के इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाएंगे, तब जा कर के हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि स्फेयर होलो है या सॉलिड है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। तो इसको कैसे देखते हैं हम कल देखते हैं। कल के क्लास में सारा क्लियर हो जाएगा कि सॉलिड और